जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम इक्विटी थ्योरी तक हमने देख लिया था, यहाँ तक, और उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अब आज से एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। थोड़ा सा मैं रिव्यू करा दूं और स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है कि ये जो पिछले 2 से 3 लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं, ये पार्टिकुलरली थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है इन अ सेंस कि आपकी कोर्स आउटलाइन का भी हिस्सा है और आगे भी आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ये हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज हम आगे की तरफ देखते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखें, जो थ्योरी जिस भी रिसर्चर, ऑथर या बंदे ने कही है, आसान लफ्ज़ों में उसका नाम आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इसने विक्टर रूम नाम है जिसने ये थ्योरी दी और ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेटा कहती क्या है, एक स्क्रीन के सामने आपकी डेफिनेशन लिखी है जो बुक से ली गई है, बुक की ऑफिशियल डेफिनेशन है। The strength of a tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual. थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल लग रही होगी लेकिन है नहीं वर्डिंग, इसको मैं आसान लफ्ज़ों में, लेमैन लैंग्वेज में जितने आसान तरीके से समझा सकता हूँ मैं आप कोशिश करता हूँ समझाने की। देखें, ये एक वो बना हुआ एक ब्लॉक डायग्राम सी बनी हुई है छोटी सी। फ़र्ज़ करें अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत मिलेगी और जन्नत को खोल खोल के कुरान में बयान किया गया है, और जितना खोल खोल के जन्नत को बयान किया गया है, जितना जिक्र या जितनी मर्तबा जिक्र जन्नत का आया, दोज़ख का इतना नहीं आया। आदो सज़ा व जज़ा दोनों है शरीयत के अंदर। तो रोज़ा रखोगे, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है। अगर इबादतों की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है। और इसी तरीके से हर इबादत का, चाहे वो हज हो, ज़कात हो या जो भी हो, हर इबादत का एक वो किया है और उसके थ्रू बंदे को एक तरीके से लालच दिया है कि अगर एक बंदा फजर के ऊपर उठता है, नमाज पढ़ता है, कहने को वो सिर्फ 2 सुन्नतें या 2 फ़र्ज़ हैं और मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। और इसी तरीके से हर चीज़ का एक रिवॉर्ड है, तो एक लालच दे के, एक उसकी अट्रैक्शन दे के, अब बात समझो, चाहे वो जन्नत हो कि जन्नत में ऐसे मेवजात होंगे, ऐसे फल होंगे, हूरें होंगी, ये होगा, नहरें होंगी, बाग होंगे, और उसको खोल खोल के अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया ताकि एक अट्रैक्शन दिखाई जाए और अल्लाह की जो मखलूक है यानी बंदे हैं वो उसकी तरफ क्या हो, राग़िब हों। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं एक बहुत अच्छी मिसाल देके समझाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर मुझे पता है कि यार मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिल जाएगा या मैं ये करूँगा, मैं इस गोल को अचीव करूँगा, यानी अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, अट्रैक्शन दिखाई जाए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। जो आउटकम दिखाया जाए या कि भई ये रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कैश अवार्ड मिलेगा एंड व्हाट्सोएवर, उसमें अट्रैक्शन जिसे कहते हैं कैरिस्मेटिक फैक्टर और ये सब चीज़ें दिखाई जाएँ, तो ऑब्वियसली मैं उसके पीछे भागूंगा, मैं उसके लिए जान मारूंगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी, मेरी परफॉर्मेंस भी इनहांस हो जाएगी, वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होते होते ऊपर आ जाएंगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब देखो, ये देखो कि आपकी जो इंडिविजुअल एफर्ट है ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बढ़ा देगी। ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी, ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स यानी कि आपको इनामात ज़्यादा मिलेंगे और आपके पर्सनल गोल उस हिसाब से भी लिंक्ड हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो कि एफर्ट परफॉर्मेंस की क्या रिलेशनशिप है। ये ज़्यादा एफर्ट करोगे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, पे परफॉर्मेंस रिवॉर्ड की क्या रिलेशनशिप है, अच्छी परफॉर्म करोगे अच्छा, ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। भाई कंपनी में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी। इसी तरीके से रिवॉर्ड और पर्सनल गोल और रिलेशनशिप ये सारी की सारी आपकी क्या है, अलाइन है। सही है कि आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप पर्सनल गोल से अलाइन होने चाहिए और रिलेशनशिप है। तो अब ये चीज़ें समझने के बाद जो है, अब डेफिनेशन को ज़रा दोबारा पढ़ो और देखो कि क्या एक्सपेक्टेंसी नाम से ज़ाहिर है एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट किसको कहते हैं, यार मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं किसी, यार ये चीज़ होने वाली है, या मेरा जो है वो इंतज़ार ये है कि फॉर एग्जांपल कल पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, ये आउटकम क्या होगा, पाकिस्तान विल विन द मैच। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देके समझा रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या कहते हैं, एक सलाहियत को कहते हैं। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, एक सलाहियत की ताकत, टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, एक पार्टिकुलर वे में एक्ट करना। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सपेक्टेशन, वो डिपेंड करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा उस चीज में। और आपका जो एक्ट है
एक ये आपका जो बिहेवियर है पार्टिकुलर उसमें फॉलोड होता है गिवन बाय गिवन आउटकम, यानी कि आपको एक आउटकम गिवन दे दिया कि भाई आपके अगर अच्छे नंबर आए तो आपको नवाजा जाएगा, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको गाड़ी मिल जाएगी इस साल, ठीक है। जो भी आउटकम है वो एक्स्ट्रा जेड कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर बात है जब आपको ये चीज़ों से के की लालच दी जाती है या अट्रैक्शन या कैरिज्मा शो किया जाता है, कुछ भी कह लो, तो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी एफर्ट्स भी ज़्यादा होती हैं उसके लिए। यानी कि आप शुरू करते हो एफर्ट से, एफर्ट करते हो तो ज़ाहिर बात है उसका असर परफॉर्मेंस पे पड़ता है, परफॉर्म करते हो अच्छा तो रिवॉर्ड पे पड़ता है एंड देन पर्सनल गोल पे पड़ता है। ये बात समझ आ गई है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में 3 रिलेशनशिप जिनका जिक्र ऊपर किया है उनको दोबारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप क्या होती है। यानी ज़्यादा एफर्ट करोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, या ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। यानी प्रोबेबिलिटी है कि एक जो है वो एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट के एक जो है वो गिवन अमाउंट एफर्ट की, ठीक है, विल लीड टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को लीड करेगी। Then performance reward relationship, they believe that performing at a particular level will lead to attainment of a desired outcome. बिलीव क्या है कि एक पार्टिकुलर लेवल को पे सॉरी एक पार्टिकुलर लेवल पे परफॉर्म करना एक डिजायर आउटकम को क्या करेगा, अटेन करेगा, ठीक है। Rewards personal goal relationship, the degree to which an organization rewards satisfying individual goals or needs the attractiveness of potential rewards for individual। डिग्री के ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड जो है वो सेटिस्फाई करेगा एक इंडिविजुअल के गोल को। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवॉर्ड करती है, रिवॉर्ड क्या करती है, मिसाल के तौर पे उसने कोई एक ईमेल कर दी, एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, उसने शाबाशी की एक ईमेल कर दी, डेट शुड नॉट बी एनफ फॉर एन एम्प्लॉय। हो सकता है किसी एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा हो या ज्यादा हो, लेकिन कुछ एम्प्लॉय के लिए क्या है कि यार ये क्या, मैंने इतना काम किया बस एक ईमेल पे इन्होंने टरखा दिया मुझे, मुझे तो चाहिए कोई रिकग्निशन चाहिए, कोई एटलीस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कोई बोनस चाहिए, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए, कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, कुछ प्रमोशन चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो तो नहीं, तो ये कि उसने क्या किया कि आपके इंडिविजुअल गोल को सेटिस्फाई नहीं किया है इस सिनेरियो में, ठीक है। तो द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड सेटिस्फाइड इंडिविजुअल रिवॉर्ड की, वो डिग्री के एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिवॉर्ड है कि किसी भी क्या सेटिस्फाई करे एक इंडिविजुअल के गोल को, या नीड ऑफ अट्रैक्टिवनेस और पोटेंशियल रिवॉर्ड फॉर एन इंडिविजुअल, या आप उस इंडिविजुअल के लिए एक पोटेंशियल रिवॉर्ड का इंतजाम करो, यानी कि कैसा रिवॉर्ड जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ट है क्या कह रहा है, देखो जितनी भी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है उसको हम डायग्राम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं तो लेक्चर दे ही रहा हूँ, फ्लो चार्ट आ जाते हैं, डायग्राम आ जाती है, डेफिनेशंस तो साथ साथ चली रही हैं, और तस्वीरें हैं, हेडिंग्स हैं, मतलब हर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी सोर्स देखो ये कहाँ से लिया गया है, जिस जर्नल से लिया गया है उसका पेज नंबर ये 565, और ये जो भी रिसर्च हुई है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, उसे ये सारी डायग्राम से जो भी सोर्स है वो यहाँ से ली गई है, ये आप देख सकते हैं, और बुक में यहाँ से ली गई थी और स्लाइड्स में बुक से ही ली गई है, ठीक है। तो अब आप देखें कि परफॉर्मेंस डायमेंशंस क्या है। देखिए मोटिवेशन है, एबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है। अब इसका परफॉर्मेंस जो है आप ये देखें सबको लिंक कर रहा है, ये बाई डायरेक्शनल एरोज जा रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को, इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये बाई डायरेक्शनल एरोज जा रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ से। अब मैं इनका थोड़ा सा समझाता हूँ क्या, जितना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि यार मुझे फॉर एग्जांपल गूगल में काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं कहता हूँ फ्री में भी काम करेंगे, बल्कि उल्टा पैसे दे के काम करेंगे, जब गूगल का ब्रांड नेम भी इतना बड़ा है, तो मोटिवेट आप उतने ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक्स वाई जेड उल्टी सीधी कंपनी, छोटी सी कंपनी जो शार फैसल पे 2 कमरों का ऑफिस है, ठीक है, उधर काम करने का अपॉर्चुनिटी या मौका मिले तो आप शायद उतना मोटिवेट ना हो। सो दैट्स द डिफरेंस। परफॉर्मेंस आपके इंटरलिंक्ड है मोटिवेशन से, अपॉर्चुनिटी से। फिर एबिलिटी यानी काम करने की सलाहियत, ये मोटिवेशन है या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन क्या है, एबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मतलब एबिलिटी है कि भाई मेरे अंदर काम करने की सलाहियत है तो मैं मोटिवेट हूँगा, और इसी तरीके से अगर मैं मोटिवेट हुआ तो मैं अच्छी एबिलिटी शो करूँगा। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी अगर मैं अच्छी देखता हूँ तो मेरे अंदर सलाहियतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहने का जो मकसद है इस थ्योरी का इंटरलिंक्ड है। अब देखो इस डायग्राम को जरा पहले गौर से देख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखो इसके अंदर क्या चीजें लिखी गई हैं, आर्किटेक्चर है, जॉब डिजाइन का है, इक्विटी कंपैरिजन। अब ये जो एक समझाने का मकसद ये है कि यहाँ देखो इंटीग्रेटिंग कॉन्टेम्पररी थ्योरीज
ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अब तक हमने जितनी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ी है, कंटेम्परेरी का मतलब होता है मॉडर्न, लेटेस्ट, ये सारी लेटेस्ट थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरीज हैं जो कि अप टू दी मार्क हैं, अपडेटेड, ये मतलब होता है कंटेम्परेरी का, ठीक है। तो इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है, यकजा करना, सबको एक साथ इकट्ठा कर देना। तो ये डायग्राम जैसे यहाँ से नाम से जाहिर है कि इंटीग्रेट कर रही है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ, जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं सबको एक साथ इंटीग्रेट कर रही है कि कौन सी थ्योरी कहाँ अप्लाई हो रही है। तो देखो इक्विटी थ्योरी, इक्वल होना, ए पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, रेशियो शो हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इस चार्ट में आप तमाम थ्योरीज को, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी आपने देखी, आपने परफॉर्मेंस वैल्यूएशन सिस्टम की थ्योरी देखी, डोमिनेंट थ्योरी देखी, सारी इंटीग्रेशन की हुई है और एरो शो कर रहे हैं कि कौन सी कहाँ निकल रही है। जैसे अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, गोल डायरेक्ट बिहेवियर। अब आप गोल्स जो होते हैं आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। आपके पर्सनल गोल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो गए। पर्सनल गोल्स हैं, अगर वो आपके लिंक नहीं करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, जॉब आप छोड़ के भाग जाओगे। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है कि इंसानियत की खिदमत करना, आपका पर्सनल गोल है आप पैसा कमाना, तो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते जो कि सिर्फ चैरिटी बेस्ड हो, आपको सैलरी नहीं मिल रही, इंसानियत की खिदमत तो हो रही है क्योंकि वो उसका गोल है, लेकिन आपका गोल कुछ और है, ठीक है, पैसा कमाना, ठीक है, तो आप रह ही नहीं सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल फाइनली पर्सनल गोल के साथ भी लिंक्ड होने चाहिए। तो यहाँ देखो इंडिविजुअल एफर्ट है, ये बात तो अभी हमने पढ़ ली ना लास्ट थ्योरी में, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, तो ये पूरी की पूरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी उठा के उसने यहाँ पे रख दी, ठीक है, समझो गौर से। इसमें अपॉर्चुनिटी भी आ गई, एबिलिटी भी आ गई, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी आ गया, देखो एरो देखो, ठीक है। इसके अलावा उससे पहले हमने आपको याद होगा रीइंफोर्समेंट पढ़ा था, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन सिस्टम पढ़ा था, डोमिनेंट, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब एफर्ट है, एफर्ट में इंसान अपनी एबिलिटी के मुताबिक एफर्ट करता है, फिर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन सिस्टम में डालता है तो उसकी परफॉर्मेंस बनती है। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यहाँ ऐड होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड बनता है कि भाई रिवॉर्ड तो दिए जा रहे हैं लेकिन क्या क्राइटेरिया, किस बेस पे आप इनामात बांट रहे हो, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे आएगा तो वो आगे जाएगा। फिर रिवॉर्ड के बाद पर्सन गोल से सेटिस्फाई करते नहीं करता, फिर वो ऊपर जाता है, अच्छा यार मुझे इतना मिला, तुम्हें इतना मिला, पर्सन ए को इतना मिल गया, पर्सन ए को इतना, फिर वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। याद है सेल्फ इनसाइड सेल्फ आउटसाइड, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी इक्विटी थ्योरी में। तो इक्विटी थ्योरी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती है। आगे बात समझ समझ आ रहा है, ये सारी थ्योरीज को एक जगह रख दिया गया, इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर जॉब डिजाइन होती है कि अच्छा अब ये जॉब डिजाइन हो रही है, सही है। और फिर वो जॉब डिजाइन हो गया, पर्सनल गोल यानी किसी पर्सनैलिटी पर्सन की तरफ जाती है, या ये एरो आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा अच्छा चार्ट है जिसने एक स्लाइड में या एक तस्वीर के अंदर इतनी सारी थ्योरीज को इंटीग्रेट करके यकजा कर दिया, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है आपको, इसको और देख लें। जी बेटा, इसको थोड़ा सा देख लें, आप पीछे जाएं स्लाइड के ऊपर। मैं टाइम आपको इसलिए देख रहा हूँ कि अगर हम आगे बढ़ेंगे और आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी सी थ्योरीज रिवाइज कर लें और ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं इसमें।
जी बेटा, थ्योरीज देख लें। ये आप देखें इसके एरो को थोड़ा सा आप देखें, समझेंगे सारी थ्योरीज जो है वो एक जगह पे लाई हो रही हैं। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलें। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरीज आई होप के ख़त्म हो जाती हैं, और इस वक्त 300 के करीब हम स्लाइड्स कर चुके हैं। ठीक है, आगे जाके ये मोटिवेशन जो हमने थ्रू आउट द कोर्स हम डिस्कस करते रहें। ठीक है, ये वही चीज़ें आ रही हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, मोटिवेशन क्या होती है, व्हाट इज़ मोटिवेशन। अब आप देखें, अगर यहाँ पे ये चैप्टर 5 ऑफिशियली आपका स्टार्ट हो गया है, एंड इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग्स जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमने तकरीबन मिनट से पहले ये मोर देन हाफ ऑफ द बुक आप कह सकते हैं कवर कर लिया है। सही है, और आप ये देखें कि मोटिवेशन के अंदर द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशन बाय द एफर्ट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। यानी विलिंगनेस है एफर्ट को एक्सर्ट करने की टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि मोटिवेशन जो है वो ये है कि आप में एक विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल करने के लिए, ठीक है, काम करें या एफर्ट करें, तो वो मोटिवेशन कहलाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, मैं जो है वो मोटिवेटेड तो हूँ, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो कहने का मकसद ये है कि वो पे मोटिवेशन नहीं खिलाएगी उस सिनेरियो में या उस सेंस में, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन नहीं है। क्योंकि आपके जो पर्सनल गोल हैं, बेटा ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सनल गोल हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ आपके अलाइन होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके जो पर्सनल गोल है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन नहीं है, तो वो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन है, आप एक बार इसको देख लें। ठीक है, एक बार सब इसको रीड कर लें। सही है जी, तो क्योंकि ये हम देख चुके हैं, तो इसमें इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नीड, वांट एंड ऑल दैट स्टफ को हम रिपीट कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रिपीट हो रही हैं, और ये थ्योरीज वही हो रही हैं। ठीक है, ये वही स्लाइड्स हैं, तो इसको आप स्किप कर दें। ठीक है, और देन यहाँ से कोई नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, यस, ग्रुप्स एंड बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये अपना देखते हैं, लेकिन ये चैप्टर 7 के ऊपर अब हम आ गए हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट एडिशन में चैप्टर नंबर्स आगे पीछे हैं, तो इसलिए हर बच्चे के पास अलग अगर कोई एडिशन है तो उसे परेशान होने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कंटेंट को याद रखना है कि क्या चीज़ पढ़ाई गई, वो नो मैटर चैप्टर 5 में पढ़ाई गई, चैप्टर 6 में या चैप्टर 7 में, रट्टा नहीं मार रहे हम। ठीक है, और ना मैं रट्टा आपसे लगवा रहा हूँ, तो आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है और आपने रट्टा नहीं मारना। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर बेसिकली, ठीक है, अ, आप देखें कि ग्रुप बिहेवियर की फाउंडेशन को बिलोंग करता है। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डेफिनेशन देखें क्या है इसके अंदर। देखिए भाई, अच्छा, अब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ ग्रुप्स एंड टीम्स के बारे में। ये टीम का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जो कि ग्रुप्स और टीम्स के ऊपर है। आप सर्च कर लीजिएगा, कि अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें ग्रुप और टीम का मैंने बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़र्क बताया है, और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और ये रिपीटेशन के तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो उस तरीके से ग्रुप्स और टीम्स के ऊपर हमारे 2 लेक्चर हो जाएंगे, एक वो जो पहले का ऑलरेडी अपलोडेड है,
और एक ये जो आप अभी हो रहा है, ठीक है। तो टीम के ऊपर जाने से पहले ग्रुप की बात करते हैं। देखिए ग्रुप है क्या, पहले तो आप डेफिनेशन देखें ग्रुप की, टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरैक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट हु कम टुगेदर टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, यानी दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं या आपका अल्लाह भला करे काम कर रहे हैं। जैसे आपका एफआईपी का ग्रुप है, ठीक है। अब अगर आपका एफआईपी का ग्रुप है तो आप खुद देखें कि आप अपने एफआईपी के ग्रुप में क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं और वो काम कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या एक दूसरे से मतलब आंखें चुरा रहे हैं, व्हाट्सएवर जो जिस तरह भी आप एफआईपी बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 6 लोगों का हो सकता है, 5 लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए हाउ ग्रुप्स आर क्लासिफाइड, ग्रुप्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं। अब ग्रुप्स की टाइप्स आ रही हैं, ये सबसे पहले है फॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप की क्या डेफिनेशन लिखी है, आर डेजिग्नेटेड वर्क ग्रुप डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो डेजिग्नेटेड वर्क ग्रुप है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से जो है वो क्या होता है, डिफाइन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी। जो अपना डेजिग्नेटेड वर्क ग्रुप है वो डिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर है, तो मैं मतलब इस तरीके से वो अपना करूंगा, ठीक है। तो वो कहलाता है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल से मुराद हर चीज़ फॉर्मेलिटी के अंदर होती है, फॉर्मल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स है, एक कमांड ग्रुप, दूसरा टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप आप कमांड क्या, मैनेजर कमांड करता है, मैनेजर एंड हिज और हर इंटरमीडिएट सॉरी इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स, जैसे मैनेजर है और उसके सबऑर्डिनेट्स हो गए, तो वो कमांड ग्रुप के अंदर आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप यानी कि एक जॉब टास्क आपको दे दिया गया और आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि आपका एफआईपी है, तो आपका जो एफआईपी है वो इसमें टास्क ग्रुप के अंदर आएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको एक जॉब टास्क असाइन कर दिया गया और आपको जो है वो उसका वो करना है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है इन अ सेंस, ठीक है। तो फॉर्मल ग्रुप्स क्या है, डेजिग्नेटेड वर्क ग्रुप डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ग्रुप्स क्या है कि जो एक डेजिग्नेटेड यानी कि एक पार्टिकुलर वर्क ग्रुप होता है जो कि बनाया जाता है पार्टिकुलरली फॉर्मली ऑफिशियली, ठीक है, लोगों का। और उसकी दो टाइप्स हैं, कमांड ग्रुप, यानी कमांड ग्रुप में वो ग्रुप आ जाएगा जिसमें कोई आपको कमांड कर रहा है, ठीक है, जैसे आपका मैनेजर या आपका जो भी बॉस है। और टास्क ग्रुप में वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जो कि क्या हो रही है, टास्क कोई जॉब टास्क है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, तो वो टास्क ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाए इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या, अ ग्रुप दैट इज नीदर फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड नॉर ऑर्गेनाइजेशनली डिपेंडेंट, यानी ये वो ग्रुप है जिसको किसी ने नहीं बनाया, ना ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ना कोई फॉर्मल इसके वेयर अबाउट्स हैं कि कहाँ से आया, किसने बनाया, कौन क्या, बस बन गया। जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के कोई ग्रुप हो गए या कोई सोशल कॉन्टैक्ट हो गया, 4 लोग यूनियन में इकट्ठे हुए किसी अपार्टमेंट की और उन्होंने ग्रुप बना लिया, या कोई पॉलिटिकल पार्टी के 4 लोग इकट्ठे हुए उन्होंने ग्रुप बना लिया। या इंटरेस्ट का ग्रुप होता है, जैसे सारे लड़के बहरिया के आप कहीं काम करने जाएंगे, वहाँ आपको एनईडी के ग्रेजुएट, सर सैयद के ग्रेजुएट वगैरह वगैरह मिलेंगे, वहाँ पे बहरिया के ग्रेजुएट्स भी होंगे। अब बहरिया के ग्रेजुएट 4 लोगों के एक साथ बैठे हुए हैं, एनईडी के एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो ग्रुप बना दिया, वो इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। इंटरेस्ट ग्रुप इसलिए कह रहा है कि एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट हो सबका, ठीक है, दोज वर्किंग टुगेदर टू अटेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि हम सब जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को काम करने के लिए या एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट को वर्क करने के लिए जो है हम वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, क्योंकि उन सब में हमारा इंटरेस्ट क्या है, कॉमन है, शेयर है। इसी तरीके से फ्रेंडशिप ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप आप लोगों से अच्छा तो मेरे ख्याल से कोई बता ही नहीं सकता कि जो दोस्तों का जो ग्रुप होता है फ्रेंडशिप ग्रुप। लेकिन बेटा ये सारे ग्रुप क्या आते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप। तो मैं इस दोबारा स्लाइड को रिवाइज करा देता हूँ। देखो दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है फॉर्मल ग्रुप और एक है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में ये दो चीज़ें आती हैं और इनफॉर्मल ग्रुप में ये मजीद आपकी दो चीज़ें आती हैं। फॉर्मल ग्रुप वो जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप जो नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, सही है। कोर्स आपका माशाल्लाह बहुत स्पीड अप हो गया है और काफ़ी चीज़ें हमने मिड से पहले ही जो है वो कवर कर ली हैं, ठीक है। तो मोरलेस अब हम 60 टू 70% कोर्स हमने मिड से पहले ही इसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए हम फिर यहीं तक रखते हैं और तकरीबन 322 स्लाइड्स हमारी आज हो गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे कर सकता है और इसके अलावा आपसे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग रोक के, ठीक है जी।